सर ये बताइएगा, अगर मैं प्रिसाइजली पूछूं, इस बयान की हैसियत कितनी है, कानूनी हैसियत? देखिए, दो तीन चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि तीन चीज़ें 18 तारीख को ही, 18 जुलाई को ये एक साइफ़र के ऊपर एक स्टे चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, जो उस दिन विकेट हुआ। फिर उसी तारीख को जो FIR मैंने सुना है जो उन्होंने दर्ज कराई थी इनकी ख़ानदान वालों ने कि ये गुमशुदा हो गए हैं आज़म खान साहब, क्यों 1.5 महीने से गायब थे, और इनकी FIR दर्ज हुई थी किसी थाने में इस्लामाबाद में, और उनकी तरफ से एक हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन भी थी। तो सुना ये FIR उन्होंने, मुझे बताया गया, मैं खुद इसका पर्सनली नहीं मालूम मुझे, लेकिन उसी 18 तारीख को उन्होंने वो वापस ली FIR, और 18 तारीख को ही ये इनका अलेज्ड बयान 164 का ये रिकॉर्ड हुआ। अब देखिए, मैंने वो बयान नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम और आपके जो मेहमान यहाँ हैं उन्होंने देखा या नहीं, कम से कम मैंने नहीं देखा ना, मैंने आज़म खान साहब को कहीं देखा वो आए। हमने सिर्फ बयानात हमने आपके चैनलों पे सुना कि जी एक 164 का बयान रिकॉर्ड हो गया, और वो एक और या मिनिस्टर साहबान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जिसका आपने अभी जिक्र किया। देखिए, जो मेन है 164 का बयान होता क्या है, उसको या तो एक विटनेस रिकॉर्ड करती है या एक एक्यूज करता है, और कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है, जैसे आपने कहा एतराफ़ी बयान होता है, तो वो किसी को एक्यूज कर रहा होता है। तो अगर कोई एक्यूज है किसी केस में, तो जब ये रिकॉर्ड हो रहा होता है बयान, तो उस एक्यूज जिसको किया जा रहा होता है उसका हक होता है कि उसको क्रॉस एग्जामिन करे। नंबर 1, ये कानून के तहत 164 के प्रोविजंस में है। फिर 164 का जो बयान होता है, कन्फेशन होता है, किसी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, और मैजिस्ट्रेट अकेले में उससे बयान रिकॉर्ड करता है, उससे पूछता है उस आदमी से जो खुद या तो एक्यूज्ड है या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा है कि ये आप वॉलंटरी दे रहे हैं, मतलब आप पे कोई दबाव तो नहीं, किसी दबाव के तहत तो आप नहीं दे रहे, और फिर वो रिकॉर्ड करता है। क्योंकि जब ये अदालत में जाएगा मामला, तो उस मैजिस्ट्रेट को एज अ विटनेस आना होता है जिस पे क्रॉस एग्जामिन हो जाए। ये है 164 का स्कोप। और देखिए, 164 का जो बयान होता है, आइदर वो टोटली एक्सेप्ट होगा और टोटली रिजेक्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि उसका एक पार्ट उठा के कर लें और दूसरे पार्ट को ना करें। तो ये सब चीज़ें देखनी होगी। मैंने वो बयान नहीं देखा, नहीं, लेकिन जो चीज़ सामने आई है कि ये स्टे विकेट हो गया। अब FIA ने सुना है इमरान खान साहब को एक नोटिस भी दे दिया कि जी 25 तारीख को आप पेश हों। अब मुझे नहीं मालूम कि देखें, दो चीज़ें होती है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कोई जिसके अंदर ये हो रहा है कि नेचुरल स्टे मिल रहा था, इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज के बाद वो केस अदालत में चला जाएगा जहां उस पर सुनवाई होगी। लेकिन प्रोसिक्यूशन पे होता है कि उनको साबित करना होता है कि कोई जुर्म हुआ है। तो ये सब चीज़ें उस वक्त देखी जाएंगी, लेकिन साइफर की हैसियत क्या है वो उसी वक्त फैसला होगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये साइफर जो है ये 4 लोगों के पास जाता है, जो एक तरीका है। फॉरेन ऑफिस में आया, फॉरेन ऑफिस से वो आया प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को दिखा दिया। फिर ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है और सदर मुमलिकत पास जाता है। वो गुम गया नहीं, अब सदर मुमलिकत ने भी इस खत को चीफ जस्टिस को भेजा कि जी आप इस पे वो एक्शन लें। फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनको एक प्रोटेक्शन हासिल होती है आइन के तहत, उन्होंने एक जलसे में उसको लहराया, पढ़ा नहीं या कुछ भी नहीं। तो अब कैबिनेट ने, फिर आप सुना, मैंने किसी ने मुझे बताया किसी चैनल पे अभी कि जी कैबिनेट ने फैसला किया इसको डी क्लासीफाई कर दें। अब वो भी देखना होगा, डी क्लासीफाई हो जाता है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कौन सी शिक की वायलेशन हुई है, कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है या क्या। तो ये सब चीज़ें कानून नुक्ते हैं, अभी बहुत इबहम है। क्योंकि देखिए, हम लोग सब बातें कर रहे हैं, आप भी बातें कर रहे हैं, हमने नो स्टेटमेंट नहीं देखा है, और स्टेटमेंट नहीं देखा, ये भी नहीं पता ना साहब, ये भी नहीं पता कि वो आजम खान साहब हैं कहाँ, आजम खान साहब किसकी तहवील में थे, कैसे आए, क्योंकि मैजिस्ट्रेट के सामने गालिबन ये बयान रिकॉर्ड कराया जाता है ना, और अपनी विल पर जमा कराया जाता है। 164 का बयान होता ही मैजिस्ट्रेट के सामने। 164 का बयान कानून जो कहता है वो एक मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करना होता है कि ये वॉलंटरी होता है, कोई दबाव के तहत नहीं दिया जा रहा। और देखिए, आपको याद होगा हुदैबिया में इसहाक डार साहब का एक बयान बड़ा मशहूर हुआ, उसका चर्चा था कि उन्होंने सारा कहा कि सब ये गलत काम शरीफ बरादरान ने किए या जो उस तरह के लोग थे। लेकिन आप देखिए, जब वो अदालत में आए वो उन्होंने कहा कि जी मुझ पे दबाव के तहत लिया गया। तो ये भी देखना होगा कि ऑब्वियसली जैसे कि आप बात कर रहे हैं, वैसे हमें भी मीडिया से खबरें पता चल रही हैं या हुकूमत की तर्जुमानों की तरफ से खबरें पता चल रही हैं, ना उनकी हैंड राइटिंग में सर ये बयान है, ना उनकी सिग्नेचर है, ना ही स्टैंप है, ना ही कुछ और चीज है। तो सर मैं फिर वही सवाल पर आता हूं, सिग्नेचर भी और मैजिस्ट्रेट का भी सिग्नेचर हो, साइन होता है, मैजिस्ट्रेट को भी साइन करना पड़ता है। तो ये देखना था किस मैजिस्ट्रेट के सामने वो रिकॉर्ड हुआ। जी मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं ना, अगर ये तमाम चीजें मिसिंग होंगी तो फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी प्रोसीडिंग्स में? मैं तो कहता हूँ बहुत कमज़ोर हो जाती है क्या हैसियत। देखिए, कन्फेशनल स्टेटमेंट में आपको कन्विक्शन किसी को करना, वो इवेंचुअली अगर नहीं होता तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के उसमें ले लिया जाएगा, वो एविडेंस नहीं होगी। लेकिन देखिए, किसी के आप
बयान हल्फी पे या एतराफ़ी बयान पे इस तरह तो कन्विक्शन नहीं हो जाती। प्रोसिक्यूशन को देना होगा कि ये बयान सही था, फिर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देखिए कानून अपना एक तरीका लेगा। अगर कोई पहले तो ये डिसाइड करना होगा, तफ्तीश में ये बात सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन में आया एक वजीर आज़म ने जिनको आर्टिकल 248 की प्रोटेक्शन हासिल होती है, उन्होंने कोई जुर्म किया, अगर जुर्म किया चलें उन्होंने किया तो ये तफ्तीश में आगे, उसके बाद ही FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज होगी, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में फिर आपको पता है जरा बयानात होंगे, शहादतें आएंगी, उसके बाद बयानात होते हैं, उसके बाद ही फैसला होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये कोर्ट अपना तरीका लेगी। अब देखें बयानात एक तरफ से आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना हमने साइफर देखा है ना मिनिस्टर साहब दिखा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कयास आराइयों पे एक लीगल मफरूज़े पे हम सारी बातें कर रहे हैं कि वो उन्होंने दिया होती है, उनको साबित करना होगा कि 15 दिन से उन्होंने FIR क्यों दर्ज हुई, उनके केस क्यों फाइल किया, और सडनली वो अपने दोस्त के घर से बरामद हो गए और डेढ़ महीने के बाद। वहीं से शुरू होना तो ये चाहिए कि सब आप चीज़ें कहा सामने आएंगी तो उनको करेंगे। एग्जैक्टली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेकेंगे। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जो आज मुलाकातें भी हो रही थी निगरान सेटअप के हवाले से, निगरान सेटअप कैसा होगा, किस तरह का होना चाहिए, कितने महीने में इलेक्शंस होने चाहिए, हुकूमत को क्या सपोर्ट करते हैं, क्या सुटेबल लगता है कि 60 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए या 90 डेज के अंदर, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आबिद जुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राना एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं और महमूद मौलवी साहब ने भी इस वक्त मुझे ज्वाइन किया। सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अच्छा राना साहब ये बताइएगा, आज मुशावरत हो रही है निगरान सेटअप के हवाले से, इलेक्शन कमीशन का भी मौकिफ निकल कर आया है। सर किन नामों पर गौर किया जा रहा है? क्योंकि पिछले हफ्ते कमर जमान कायरा साहब मेरे शो में मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि रिटायर्ड जज हों या सहाफ़ी हों या ब्यूरोक्रेट हों, उनके बजाय सियासतदान को निगरान वजीर आज़म होना चाहिए। तो कोई नाम पर फाइनलाइजेशन हो रही है? ये देखें, ये कोalition की हुकूमत है और हर पार्टी की अपनी राय है और उनका हक है कि वो उस राय को जो है वो पिच करें, प्रमोट करें, उस पर बहस करें। लेकिन यहाँ ये यकीन होना चाहिए, टेक्नोक्रेट हो या वो सियासतदान हो या वो कोई रिटायर्ड जज हो, ब्यूरोक्रेसी से हो, ये फैसला जो है ये इन्हीं सियासतदान और कोalition के जो पार्टनर्स हैं उनके पास है। फैसला हमने करना है और जो कंसेंसस से जो है वो जो फैसला होगा वो फिर ऑपोजिशन लीडर के पास आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। यहाँ ये भी तो अफवाहें चलती हैं कि पता नहीं फैसला कहीं और से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। मैं आई एम जस्ट रीअफर्मिंग कि ये बड़ी इसमें होनी चाहिए जो भी फैसला होगा। अच्छा ये बताइएगा, चले आपकी बात, इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होगी किसी तरीके से? Chief Minister Sindh, Governor Sindh, Honorable Federal Ministers, Excellencies,